चलो कल के क्लास में सेंटर ऑफ मास बता दिया था। थोड़ा सा रिकॉल करते हुए सेंट- इसमें हमने बताया था कि सिस्टम का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स जो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। फिर हमने बताया था इंटरनल फोर्स, और इंटरनल फोर्स जो बिटवीन द पार्टिकल्स लगता है, और सम ऑफ द इंटरनल फोर्सेस ऑलवेज जीरो। और फिर बताया था एक्सटर्नल फोर्सेस, एक एक्सटर्नल एजेंसी जो पार्टिकल के वेलोसिटी को चेंज करता है, उसका नाम एक्सटर्नल फोर्स है। अब सेंटर ऑफ मास कहता है कि जब कोई भी सिस्टम मोशन में रहेगा तो एक ऐसा पॉइंट जहां पे होल मास उस बॉडी का कंसंट्रेट करता है, और उस पॉइंट का जो मोशन होगा वही इंटायर सिस्टम का मोशन। जैसे एक एग्जाम्पल भी दिया था, और सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है जैसे फैन को आप देख लो। फैन का जो रॉड है एक पॉइंट पर फिक्स है, और इस रॉड से, यहीं से ये पॉइंट है, और यहीं से एक फैन का ब्लेड, और जो भी है 4 ब्लेड हो, 5 ब्लेड हो, 3 ब्लेड हो, कुछ भी, तो ये सारे ब्लेड्स इसके अबाउट मूव करते हैं। इसका मतलब यहां पर एक ऐसा पॉइंट है जहां इसका पूरा मास कंसंट्रेट। इस पॉइंट का जो भी डिस्टेंस होगा ओरिजिन से कोऑर्डिनेट सिस्टम से, उस डिस्टेंस को या उस पॉइंट का पोजीशन जब लोकेट करते हैं तो उसी को हम लोग सेंटर ऑफ मास कहते हैं। जैसे मान लो कि एक रॉड है। अब ये रॉड है, इसका लेंथ एल है, तो एक ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट करेगा यहाँ पर कहीं भी जहां इसका होल मास कंसंट्रेट हो। तो कैसे हम लोग इसको मेजर करते हैं, ये तो आज हम लोग सीखेंगे। इसमें हमने बताया था कि जब आप इसको बैलेंस करोगे तो यहाँ पर आपको लगेगा कि बिल्कुल बीच में एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे ये पूरा टोटल जो मास का कंसंट्रेशन, इसका मास का कंसंट्रेशन एक पॉइंट पर टोटल मास इस सिस्टम का एग्जिस्ट करता है। तो वो पॉइंट जो होगा ओरिजिन से, उसी को हम लोग सेंटर ऑफ मास कहते हैं। ठीक है, ये चीज हमने कल एक्सप्लेन भी किया था कि जैसे दो पार्टिकल सिस्टम लिया, एक M1 लिया, एक M2 लिया। M1 का पोजीशन यहां से ओरिजिन से R1 है, M2 का पोजीशन R2 है। तो एक ऐसा पॉइंट R लिया जहां पर होल मास कंसंट्रेट। इसी पॉइंट को हम लोग सेंटर ऑफ मास कहते हैं। इसका कोऑर्डिनेट कल के क्लास में सिखाया था, निकालने का तरीका। ये कल हम लोगों ने सारा काम किया, इसका वैल्यू निकाला था, यही याद रखना है। M1R1 प्लस M2R2 डिवाइड बाई M1 प्लस, दो पार्टिकल सिस्टम। ठीक है, ये ऑलरेडी बता दिया था कल के क्लास में। अब यहाँ पर यही कहते हैं कि जब टोटल मास हम लोग मोशन निकालते थे टोटल मास का, तो ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्सेस इंटरनल फोर्स का सम जीरो होता है। ठीक है, इसके बाद हमने कहा था कि जैसे हम इसको सेंटर ऑफ मास हमको लोकेट करना है, ये डिस्टेंस डी दे रखा, तो R1 का वैल्यू जब निकालते हैं तो M2D डिवाइड बाई M1 प्लस M2, और R2 जब निकालेंगे तो M1D डिवाइड बाई M1 प्लस M2। कल ये हमने डिराइव करके बता दिया। ठीक है, ये कहा था कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसको नोट कर लीजिएगा। फिर M1R1 इज इक्वल टू M2R2, R2 का पोजिशन। अब आ जाए नेक्स्ट, सेंटर ऑफ मास पूरे सिस्टम का निकालते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पर एक M1 मास है, M2 मास है, या सेंटर ऑफ मास है, तो ये लाई कर रहा है एक्स एक्सिस पर, तो एक्स सेंटर ऑफ मास हो जाएगा M1x1 प्लस M2x2 डिवाइड बाई M1 प्लस M। इसी तरह से y कोऑर्डिनेट के अबाउट निकालेंगे तो y का आ जाएगा। अच्छा, इसमें यदि मान लो कि दोनों पार्टिकल का मास आइडेंटिकल है, M1 और M2 दोनों इक्वल है, तो पुट कर दो तो mx1 प्लस mx2 डिवाइड बाई 2m, तो x1 प्लस x2 बाई 2। ठीक है, ये सब बता दिया था कल के क्लास में। फिर हम लोगों ने यहाँ पर n पार्टिकल सिस्टम के लिए बताया था x कोऑर्डिनेट, इसी तरह से y कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हैं। तो ये हम लोगों ने कल कर लिया था। 3 पार्टिकल सिस्टम भी बता दिया,
तीन पार्टिकल होगा तो m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 डिवाइड बाई टोटल मास। तीन पार्टिकल के लिए जैसे हमने एक तीन कोऑर्डिनेट ले लिया m1 m2 m3 और ये तीनों पार्टिकल का एक पॉइंट मान लिया जहां पर होल मास कंसंट्रेट करता है, तो x का कोऑर्डिनेट लिखा, फिर y का कोऑर्डिनेट लिखा। तो यहाँ पर सारे मासेस यदि इक्वल हो जाएं तो यहाँ सेंट्रॉइड बन जाएगा। तो जैसे एक ट्रायंगल का सेंटर जहां पर है वहां पर होल मास कंसंट्रेट कर रहा है, तो ये वैल्यू आ जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3/3 और y का वैल्यू y1 प्लस y2 प्लस y। कल पूरा हम लोगों ने कर लिया था, ठीक है। अब आ जाए हम लोग आज के क्लास में एन पार्टिकल सिस्टम। एन पार्टिकल को क्या लिखोगे भाई, m1x1 प्लस m2x2, इसी को हम ऐसे लिख देते हैं x कोऑर्डिनेट के लिए। अब यहां पर इस सब का सम करते हैं तो समेशन लेते हैं। तो यहां पर वेरिएबल क्या है, 1 2, यहां 1 1, तो ये आ जाएगा mi(xi) बाई समेशन mi 1 से लेके n तक। इसी तरह से y के लिए भी लिख सकते हैं हम लोग इसी फॉर्म में, इसी तरह से z के फॉर्म में लिख सकते, ठीक है। अब इसको हम लोग यूज कैसे करेंगे, तो वेक्टर नोटेशन में यदि हम जाते हैं तो वेक्टर नोटेशन में निकालेंगे। तो मान लो कि पोजीशन है ri, तो हम क्या लिखेंगे भाई, xi yi zi, इसी तरह से r, मतलब ijk के फॉर्म में लिखेंगे। इस तरह से समझ जाओ, ठीक है। तो इसके लिए ये नहीं समझोगे कि परेशानी वाले, सीधा हम जैसे मान लो मास का पोजीशन दे रखा है, एक्स का पोजीशन दे रखा है, मान लो कि आर पोजीशन वेक्टर दे रखा है, आर पोजीशन वेक्टर देख रखा है, 2i कैप 3j कैप 4k कैप, ऐसे लिखा रहेगा। एक पार्टिकल का पोजीशन मान लो m1 का पोजीशन ऐसे है, इसी तरह से m2 का पोजीशन दे रखा है i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, m3 का पोजीशन दे रखा r3, मान लो माइनस i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। तो पोजीशन पूछा किसका, सेंटर ऑफ मास का, तो r सेंटर ऑफ मास। कैसे निकालेंगे, तो m1 का पोजीशन वेक्टर क्या है, r1, तो m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 डिवाइड बाई मास m1 प्लस m2 प्लस m। ठीक, अब r1 की जगह पर पुट कर देंगे, r1 की जगह पर पुट कर देंगे ये वैल्यू, ये 2i कैप 3j कैप प्लस 4k कैप। इसी तरह से r2 का वैल्यू पुट कर देंगे, तो r2 का वैल्यू पुट करेंगे तो i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। फिर हम लोग पुट कर देंगे r3 का, माइनस i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप डिवाइड बाई टोटल मास। इस तरह से हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व कर आया समझ में, यदि हम पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में दिया रहेगा। तो यही हमने बताया यहां पर। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट, नीचे वाला पार्ट क्या है, समेशन mi। समेशन mi का मतलब टोटल मास को इस फॉर्म में लिख रहे हैं, dm के फॉर्म में, मतलब टोटल मास। ऊपर वाला कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा, x, ये समेशन mi dm बन जाएगा। इसी तरह से y dm z dm ऐसे बन जाए, ठीक है। तो इस कंडीशन में ये फॉर्मूला बन जाए। अब ये देखो ऐसे हो सकता है आपको ना समझ में आए, हम ऐसे बता रहे, ये लिखा हुआ है ध्यान देना, इसको हम देखो कैसे लिख रहे हैं, एक्स सेंटर ऑफ मास, समेशन को रिप्लेस कर देते हैं इंटीग्रेशन। अब ये मास है, इसको डीएम लिख देंगे, एलिमेंट्री मास, इसको एक्स लिख देंगे, नीचे क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन डीएम। और डीएम जब भी रहेगा तो टोटल मास को रिप्रेजेंट, तो क्या फॉर्मूला बन गया, 1/m एक्स डीएम बना। चलो y का क्या फॉर्मूला बन जाएगा,
1/m इंटीग्रेशन y dm। z के लिए सेंटर ऑफ मास क्या बन जाएगा? 1/m z dm। आया समझ में कि नहीं? चलो ये पार्ट नोट कर लो। ऐसे लिखो x सेंटर ऑफ मास, और फिर इसका डिटेल्स लिखो यहां। y सेंटर ऑफ मास लिखो समेशन एम आई वाई आई बाई समेशन एम आई। y सेंटर ऑफ मास, z सेंटर ऑफ मास समेशन एम आई जेड आई बाई समेशन एम आई। हो गया? लिख लिया सबने? ये रिस्क करें। चलो ये वेक्टर नोटेशन का, और ये रिजल्ट फाइनल था जो हमने यहां दिखाया। इसी तरह से वेक्टर नोटेशन में भी हम लोग यूज करेंगे। अब यहां पर कैसे इसका यूज करते हैं, देखो यहां पर फॉर्मूला ये बन गया, अभी लिखा। अब ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मासेस फॉर्मूला बन गया। यहां पर हमारे लिए अननोन क्वांटिटी डीएम है। ये यदि आपको पता चल जाए डीएम निकालने का तरीका ढंग से, तो बहुत सारा प्रॉब्लम बनता है, रोटेशन का, ग्रेविटेशन का, इलेक्ट्रोस्टैट्स का, बहुत हर जगह इसका यूज है। और इसका एक ही फॉर्मूला है जो हमेशा याद रखो। डीएमओ एलिमेंट्री मास हो, एलिमेंट्री एरिया, एलिमेंट्री वॉल्यूम, इसको हम लोग नाम दे देते हैं एलिमेंट्री। मास के टर्म एलिमेंट्री मास लिख देते। और ये जो हम आपको मेथड सिखा रहे हैं, ये बेस्ट मेथड है। एलिमेंट्री मास का मतलब होता है कैपिटल एम। पहला, इसका मतलब ये टोटल मास उस सिस्टम का जिसका एलिमेंट्री मास निकालें। अब मास का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये समझ में नहीं आएगा तो नहीं बनेगा। जैसे एक रॉड है, रॉड में मास का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? लेंथ वाइज, लीनियरली। तो नीचे आ जाएगा टोटल मास बाई टोटल लेंथ। एक डिस्क है, उसका मास का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे? पूरे बॉडी पर। इसका मतलब एरिया बन गया, लेंथ या एरिया। एक सॉलिड स्फीयर है, जैसे टेनिस बॉल हॉलो स्फीयर होता है। सॉलिड स्फीयर का मतलब ड्यूस बॉल। तो उसमें पूरा मास का कंसंट्रेशन उसके अंदर है बॉडी में, इसलिए वॉल्यूम आ जाएगा टर्म। नीचे लिख दिया टोटल। समझ जाएंगे, या तो टोटल लेंथ, या टोटल एरिया, या टोटल वॉल्यूम इनटू। अब यूनिट वाइज देखो, यहां क्या भाई? डीएम मतलब किलोग्राम आना चाहिए। यहां मास को लेंथ से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? किलोग्राम पर मीटर। तो मीटर से मल्टीप्लाई, इसलिए यहां पर
एलिमेंट्री लेंथ से मल्टीप्लाई या एलिमेंट्री एरिया से मल्टीप्लाई या एलिमेंट्री वॉल्यूम से मल्टीप्लाई। जैसे एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, एक रॉड में मास का डिस्ट्रीब्यूशन है और इस रॉड का टोटल मास m है और टोटल लेंथ m। कैसे निकालेंगे एलिमेंट्री मास? कहीं भी छोटा सा मास कंसंट्रेट कर एज्यूम कर लेंगे, इसका एलिमेंट्री लेंथ dx, इसका मास dm। अब dm निकालेंगे तो dm इज इक्वल टू टोटल मास बाई टोटल लेंथ इनटू एलिमेंट्री लेंथ। इसी तरह से एक सॉलिड स्फीयर, इसके अंदर एक एलिमेंट्री मास हम कंसिडर कर लेंगे। तो सॉलिड स्फीयर का एलिमेंट्री मास क्या बनेगा? एक हॉलो स्फीयर बनेगा। तो बहुत सारे ड्यूस बॉल का लेयर बनते बनते वो एक, सॉरी, टेनिस बॉल का बहुत सारा लेयर बनते बनते ड्यूस बॉल बन सकता है। एक स्फीयर के अंदर स्फीयर, स्फीयर के अंदर स्फीयर डालते जाओ, हॉलो स्फीयर के अंदर छोटा स्फीयर, फिर छोटा, ऐसे करोगे तो पूरा एक सॉलिड स्फीयर बन जाएगा। इसका मतलब ये हॉलो स्फीयर का रेडियस सपोज r है, इसका छोटा मास dm है, इस पूरे का सॉलिड स्फीयर का मास m, अब पूरा वॉल्यूम v है। ठीक, तो क्या बनेगा dm? इस पोर्शन का dm टोटल मास बाई टोटल वॉल्यूम, और इसका वॉल्यूम, तो इसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? इसका सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया हॉलो स्फीयर का 4 पाई आर स्क्वायर, इसका रेडियस r लिया स्मॉल, इसका क्या सरफेस एरिया को थिकनेस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये छोटा सा लेयर, या सॉरी पतला सा लेयर dr को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहां dr से मल्टीप्लाई। समझ में? ये जहां जहां यूज होगा हम बताएंगे। अभी एक एग्जाम्पल बताए कि ऐसे ही निकाला जाता है, तरीका यही है निकाल। चलिए इसको नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट। हो गया? चलो अब इसको यूज करके हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। ये लिख दिया, यहां लिख भी दिया।
ये फॉर्मूला जो यूज कर रहे हैं, ठीक है। रॉड का भी एग्जाम्पल दे दिया, डिस्क का भी एग्जाम्पल दे दिया, और अभी सॉलिड स्फीयर बताया। चलिए अब एक थिन रॉड का सेंटर ऑफ मास निकाल। रॉड का सेंटर ऑफ मास कहाँ होना चाहिए, कल बताया था। यदि लेंथ एल है तो कहाँ होना चाहिए, L/2। ठीक, तो देखिए मान लो यही रॉड है, इसका पोजीशन ऐसे, क्या करेंगे सबसे पहले डीएम निकालेंगे। डीएम, अब हमेशा सेंटर ऑफ मास हम लोग क्या एक फिक्स ओरिजिन से लेते हैं, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर कोऑर्डिनेट ले लिया कि भाई यहाँ पर ये इसका इनिशियल पॉइंट है, तो x0, x डिस्टेंस पर एक एलिमेंट्री मास ले लिया जिसका थिकनेस या जिसका डिस्टेंस एक फिक्स पॉइंट से dx। अब फॉर्मूला क्या लगेगा, ये यदि ये लीनियरली है तो सिर्फ x निकालेंगे, यदि वर्टिकली रहता तो y निकालते, और ऐसे ही 3 डायमेंशन में होता तो जेड के लॉन्ग निकालते, तो हम एक्स के लॉन्ग निकालेंगे। ये फॉर्मूला लगा, हमको क्या जरूरत है, यहां पर मिलना है एक्स तो पता कर गया, एक्स जहां पर होल मास हम मान रहे हैं डीएम, तो डीएम सबसे पहले निकालेंगे। डीएम निकालने का तरीका क्या बताया, M/L डी। चलो इस फॉर्मूला को डालते हैं, एक्स सेंटर ऑफ मास, CM लिखो या COM लिखो, जो तुमको अच्छा लगता हो, 1/m, एक्स डीएम की जगह पर M/L डी। क्या वेरिएबल है, चुप रहोगे, अन्या बोलेगी। इसमें वेरी कौन कर रहा है? वेरिएबल कौन है, वेरी कौन कर रहा है? चलो तुम बताओ, एक्स, तुम क्यों? नहीं, कैसे पता चला एक्स वेरी कर रहा है, तुम बताओ। नहीं, वेरिएबल है तो वो तो है ही, वेरिएबल है तभी तो वेरी कर, मतलब क्या क्या कारण क्या है, तुम बोलो। dx सिंपल सा मीनिंग है, एक्स dx है। इसमें कौन सा एग्जाम्पल, यहां देखो एक्स dx है। चलो अब वेरिएबल एक्स एक्स है, एक्स का लोअर लिमिट क्या है 0, अपर लिमिट क्या L, M और M कट गया 1/L, इंटीग्रेशन x dx 0 to L, x dx का इंटीग्रेशन x²/2 0 to L, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, क्या बना L²/2L, क्या बना L/2। कहाँ गया, बीच में आ गया।
हो गया? नोट कर लिया सबने? चलिए आंसर देख लीजिए, यही है L/2। ठीक। अब एक सेमी सर्कुलर रिंग है, इसका सेंटर ऑफ मास लोकेट करना, हमने ऐसे लिखा हुआ है। अब कैसे सेमी सर्कुलर का निकालते हैं? जैसे मान लो कि एक कटोरा है, उसको आप ऐसे रखोगे तो नहीं रख पाओगे, ऐसे रख सकते। खीर खाना है तो उल्टा, और उलट देना है, खीर नीचे गिर जाएगा, बस थाली में ही गिर जाएगा। तो कहां पे खीर में, कहां पर ऐसा है जहां पर टोटल मास कंसंट्रेट? तो हम अभी ऐसे ही रख रहे हैं समझाने के लिए, आप ऐसे रखेंगे तो ये इस तरह से, इसके लेयर को हम, थिकनेस को नेग्लिजिबल मान रहे हैं। ठीक, इसलिए थिन लिखा है। रॉड में भी थिन लिखा था, उसके थिकनेस को नेग्लिजिबल माना। थिन का मतलब समझ जाएंगे। अब यहां पर यही है, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। ठीक। अब ये हॉलो है, अभी कुछ रखा नहीं, तो इससे मास का कंसंट्रेशन कहां पे? जहां पे हमारा स्टेनलेस स्टील का बॉडी होता, तो जहां बॉडी है वहीं पर एक मास ले लेते हैं, छोटा सा डीएम। अब यहां पर क्या है कि डीएम का पोजीशन जब लोकेट करते हैं तो ऐसे ये शेप बनता है। तो इस तरह से हम लोग इसका मैथमेटिकल ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे, तो क्या करेंगे, यहां पर एक छोटा सा एंगल बना देते, और थीटा इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस जानते हैं, तो ये आर्क बन गया एक तरह से। इस आर्क को हम dx लिख देते, बाई रेडियस इसका r मान लेते, तो dx हो गया r d थीटा। dx मतलब ये एलिमेंट्री पोर्शन का थिकनेस। अब ये एंगल वेरिएबल है, यहां से मटेरियल शुरू हुआ है, यहां तक जा रहा है, इसलिए हम एंगल यहां से थीटा ले लेते। फिर हम इसके पोजीशन को लोकेट करते हैं, तो पोजीशन लोकेट करने के लिए यहां से तो भाई चलो रेडियस है, लेकिन ये जो रखा है सेमी सर्कुलर, या हम एक कटोरा ही एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो इसका कोऑर्डिनेट कहां निकलेगा? y की तरफ निकलना चाहिए, x 0 होना चाहिए। तो हम इसलिए यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, ये x मान लेते हैं, ये y मान लेते हैं। अब ये x और y का वैल्यू हमको किसके टर्म में चाहिए? हमको एंगल पता हो और रेडियस पता हो, तो हम x, एक तरह से ये हाइपोटेन्यूज r है, तो ये क्या बन जाएगा? r साइन थी, वही लिखा है। ये क्या बन जाएगा? r cos थी। अब हमने कहा कि भाई x की तरफ तो नहीं होगा, चलो तो आप कहोगे कि x की तरफ नहीं होगा, x का कोऑर्डिनेट 0 आना चाहिए। चलते हैं, फॉर्मूला वही है, x सेंटर ऑफ मास 1/x 1/m, और क्या लिखा था? x dm। ठीक, x सेंटर ऑफ मास 1/m, x का वैल्यू कितना है? r cos। dm का वैल्यू कितना होगा? निकालते। dm का मतलब क्या सिखाया था? टोटल मास बाई टोटल लेंथ। तो सेमी सर्कुलर है, तो क्या आ जाएगा? लेंथ पाई आर इनटू एलिमेंट्री लेंथ। एलिमेंट्री लेंथ कौन सा? ये, इसका वैल्यू कितना है? आर डी थीटा। तो आर डी थीटा, आर आर कैंसिल हो गया, एम बाई पाई डी डाल देते हैं भाई, डीएम की जगह पर डाल दिया, एम बाई पाई डी।
ठीक, आने बताओ वेरिएबल कौन है? एम वेरिएबल है, एक्स वेरिएबल है। एक्स तो है कहीं नहीं। क्या वेरिएबल है? एम वेरिएबल। एम वेरिएबल है तो एम और एम कट गया, कहाँ वेरिएबल है? अब क्या वेरिएबल है? पाई वेरिएबल होता है। पाई फिक्स क्वांटिटी है, पाई कभी वेरी करता है। क्या वेरिएबल है? थीटा। क्यों? एकदम सीधा सा जवाब। तुम नहीं पढ़ती, एकदम आज प्रूफ हो गया, इसीलिए हम बार बार पूछ रहे हैं। अब यहां पर वेरिएबल थीटा है, यहां पर वैल्यू कितना है? 0 डिग्री। यहां से यहां तक गया, कितना एंगल आ गया? इसलिए वेरिएबल या वैल्यू कहां से कहां तक? 0 से पाई। अब इसमें से जो कांस्टेंट है वो निकाल दो, r/पाई। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा, 0 से पाई, r/पाई क्या बना? साइन पाई माइनस साइन 0। 0 माइनस 0 0। वैल्यू कितना आ गया? एक्स नहीं है, इसका मतलब एक्स के अलोंग खीर कितना भी कोशिश करोगे नहीं रहेगा, तो वाई होना चाहिए। चलिए वाई आ जाए यहां, बिल्कुल ऐसे ही लिख देते हैं। एम और एम कट जाएगा, r/पाई क्या बचेगा? वाई के लिए क्या है? r साइन थीटा। तो यहां क्या बनेगा? अरे बोलो ना, r साइन थीटा बनेगा। तो r बाहर लिख दिया, तो क्या बचा इंटीग्रेशन में? साइन थीटा डी थीटा, क्या? 0 से पाई। साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, 0 से पाई। माइनस साइन को रिमूव करना है, क्या तरीका सिखाया था? माइनस साइन हटाना है तो इंटीग्रेशन का लिमिट बदल दो, तो कॉस थीटा, नीचे पाई कर दो, ऊपर 0, r/पाई। थीटा की जगह पर 0 डालो, कॉस 0 माइनस कॉस पाई। कॉस 0 का वैल्यू कितना? 1। कॉस पाई -1 कहा गया भाई? 2r/पाई। इसका मतलब यहां पर y के अलोंग यहां पर कहीं भी ट्वाइस ऑफ रेडियस, रेडियस r है, r का 2 गुना 2r, और उसमें से डिवाइड कर देंगे पाई, तो ये बीच में कहीं पर आ जाएगा 2r/पाई। इस लाइन के अलोंग कहीं भी आ जाएगा, या होल मास कंसंट्रेट होगा। इसलिए हम कितना भी खीर डालेंगे तो आप गौर से देखिएगा, बीच में डिप्रेशन आता है कहीं ना कहीं, बीच में कहीं ना कहीं डिप्रेशन आएगा। हाँ वो अलग बात है कि लवालब खाने की इच्छा है तो अलग बात नहीं, वो कहते हैं पूरा फुल कर दिया। ठीक है, नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट। तो आज यहाँ अब एक चीज, हाँ यहां पर हम कंटिन्यू कर रहे हैं और ध्यान दोगे उसके बाद। ये यदि मान लो ये हॉलो होता कटोरा, मतलब इसमें खीर नहीं, दाल कुछ नहीं, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां है? क्या स्टील बॉडी के अंदर है? नहीं, स्टील लेयर के बाहर हो रहा है। एक सर्कुलर रिंग है, उसका सेंटर ऑफ मास कहां आएगा? सेंटर पे आएगा। बिल्कुल यही फॉर्मूला में कहां से कहां लिमिट डालोगे? पूरा सर्कुलर रिंग, इसका मतलब 0 से 2 पाई। ये पाई तक आया, 0 से 2 पाई आ जाए, और ये क्या बनेगा तुम्हारा? dm m/2 पाई r। समझ में आ गया?
तो एक्स भी 0 आएगा और वाई भी 0। इसलिए आप गौर करोगे कि एक रिंग को पेन से नचाओगे तो पेन के अबाउट रिंग मूव करने लगेगा थोड़ी देर के बाद। हुला हुप जो डांस करते नहीं, अंदर है हॉलो लेकिन कमर के पास उसका टोटल मास हो जाता है। तो आपसे सवाल पूछेगा कि कौन सा ऐसा बॉडी है जिसका सेंटर ऑफ मास उसके बॉडी के बाहर लाई कर। रिंग आ गया एग्जाम्पल, आ गया समझ में? चलिए इसको नोट कर लीजिए और रिंग वाला बना करके लाइएगा, ये होमवर्क है।